जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के 17th 1 बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं, जो कि इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। 150 यहाँ पर सवाल दिए गए हैं, जिसमें से 140 सवाल जीके जीएस के और करंट अफेयर्स को मिलाकर इसमें दिए गए हैं। 10 सवाल जो है वो मैथ के यहाँ पर दिए गए, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। 140 जो सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों केजीएस आईएएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखा था, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 150 महत्वपूर्ण सवालों को किया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों कि भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। यह कारखाना इसके द्वारा कहाँ पर बनाया गया था, तो यह बनाया गया था कालीकट में। कब बनाया गया था, तो याद रखना है यह बनाया गया था 1500 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यह था अल्बुकर्क था। लेकिन केवल सवाल पूछे कि पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है, तो यह याद रखना है यह माना जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। लेकिन वास्तविक लग जाए तो क्या लगाना है आपको, अल्बुकर्क लगाना है। अल्बुकर्क से रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है कि बीजापुर के शासक से इसने गोवा को कब विजिट किया था, तो याद रखना है यह किया था 1510 ईस्वी में। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण नहीं था उत्तरी अमेरिका की खोज। क्षेत्रीय शक्ति का उदय यह कारण था। अनैतिक व्यापारी प्रथा यह भी था। विजयनगर साम्राज्य का पतन यह भी था। दोस्तों कौन सा नहीं था, तो उत्तरी अमेरिका की खोज जो था वो भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण नहीं था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम क्या है। इंपॉर्टेंट है सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है, ध्यान रखना है आपको कि मसूलीपट्टनम में डचों के द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था, तो 1605 ईस्वी में। सूरत में कब स्थापित किया गया था, तो 1616 ईस्वी में। और कराईकल में कब स्थापित किया गया था, 1645 ईस्वी में। कोचीन में कब स्थापित किया गया था, तो 1663 ईस्वी में डचों के द्वारा कोचीन में फैक्ट्री लगाई गई थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। यह किस में ए बी सी डी, तो यह है ऑप्शन डी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी। तो 1759 की हुगली का जो लड़ाई हुआ था उसमें किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी, तो याद रखना है कि इसमें डचों की हार हुई थी दोस्तों। अंग्रेज और डचों के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे और डचों की क्या हुई थी, इसमें हार हुई थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था, तो यह जारी किया गया था गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा। तो 1632 में यह फरमान जारी किया गया था, याद रखना है, गोलकुंडा के अब्दुल कुतुब शाह के द्वारा। और इसमें कहा गया था क्या कि 500 पैगोडा प्रति वर्ष के भुगतान पर अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार इस फरमान के जरिए अर्जित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखना है कि भारत में सहायक गठबंधन का जो जनक माना जाता है वो फ्रांसिस डुप्ले को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था। तो 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया था कैरन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। आइए एक एक कर हम मिलाते हैं। सबसे पहले है हमारा इंडिया कनकर्ड। तो इंडिया कनकर्ड का क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा जॉन विल्सन हो जाएगा। फिर है कि आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स। तो आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स का क्या हो गया, तो यह हो जाएगा विलियम इरविन हो जाएगा। फिर है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। यह किसने लिखा है, तो यह लिखा है सिडनी ओवेन ने लिखा है, यानी सी हो जाएगा। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर यह किसने लिखा है, तो यह लिखा है इरफान हबीब ने। तो ए का बी हो गया दोस्तों।
बी का 2 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ए सी डी। बी ए सी डी किस में है, तो यह है ऑप्शन सी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मकतब क्या है। मकतब आपसे पूछा जा रहा है कि मकतब क्या है, तो मकतब जो है यह एक शैक्षणिक संस्थान है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको और बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो बड़ा इमामबाड़ा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कहाँ पर है, सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि बड़ा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में है, और इसकी जो स्थापना है 1784 में असाफ उद्दौला के द्वारा किया गया था। कब, 1784 में, याद रखेंगे। फिर एक खगोलीय वेधशाला, तो सभी को मालूम होगा कि खगोलीय वेधशाला की स्थापना सवाई जय सिंह के द्वारा 5 शहरों में किया गया था। वो 5 शहर कौन कौन से थे, तो जयपुर था, दिल्ली था, बनारस था, मथुरा था, और क्या था, उज्जैन था। फिर है कि हीर रांझा की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो हीर रांझा की स्थापना किया गया था वारिस शाह के द्वारा, बिल्कुल सही है। यह शाह जो रिसोलो, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो शाह अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी और डी। राइट आंसर की बात करें तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल को उनकी नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कि यानी कौन से गवर्नर जनरल सबसे पहले आए थे और उसके बाद कौन कौन। तो सर जॉन लॉरेंस, तो सबसे पहले आए थे सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल है, इनका कार्यकाल है 1793 से कितना तक, 1798 तक, 1798 तक, ठीक है, याद रखना है। 1793 से लेकर इनका क्या है, 98 तक है। फिर है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल है 1813 से लेकर 23 तक है, इनका कार्यकाल 1823 तक। फिर लॉर्ड एम हर्स्ट, तो इनका कार्यकाल है 1823 से लेकर 28 तक इनका कार्यकाल है। और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल अगर हम देखें तो इनका है 1844 से लेकर 48 तक। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस आएंगे, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो उसके बाद आ जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि 3 में है, उसके बाद आ जाएगा कौन, उसके बाद आ जाएगा लॉर्ड एम हर्स्ट आ जाएंगे, और लास्ट में क्या आ जाएंगे, लॉर्ड हार्डिंग आएंगे। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 किस में है, तो यह है ऑप्शन डी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 13 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग, तो हम अगर हम देखें वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, तो इनके समय में क्या हुआ था, तो सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, तो ए का सी हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो इनके समय में हुआ था रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि, तो ये हो जाएगा डी। फिर लॉर्ड वेलेजली की अगर हम बात करें तो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में क्या हुआ था, तो बसीन की संधि हुई थी, यानी ए। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या हुआ था, तो सिंधिया के साथ संधि हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1817 ईस्वी में। तो अगर हम बात करें तो ए का क्या हो जाएगा, सी, बी का क्या हो जाएगा, मतलब 2 का क्या हो जाएगा, डी, 3 का क्या हो जाएगा, ए, और 4 का क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर हो जाएगा सी डी ए बी। तो सी डी ए बी किस में है, यह है ऑप्शन डी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है हमारा लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। फिर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या हुआ था, तो राज्य रेलवे की शुरुआत की गई थी इनके शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था, तो इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की गई थी। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय क्या हुआ था, तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को क्या किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। तो 1 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी का मतलब 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 का हो जाएगा बी, और 4 का हो जाएगा ए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी सी बी ए। डी सी बी ए किस में है, तो डी सी बी ए एक ही ऑप्शन में, और वो ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुई, तो यह हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। अगस्त जो क्रांति हुआ था वो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय थे लॉर्ड लिनलिथगो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1936 से 43 तक इनका कार्यकाल है।
16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है। तो अंग्रेजों की सफलता का कारक ईसाई धर्म का प्रचार नहीं है, जबकि बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन यह कारण है दोस्तों। नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली यह भी है। ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव यह भी है दोस्तों। कौन सा नहीं है? तो ईसाई धर्म का प्रचार। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी को। इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है। तो क्लाइव जो था ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत है, यह कथन जो है किसका है। तो यह है पर्सिवल स्पीयर का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन की पहचान करें कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है। तो आइए एक एक कर हम देखते हैं कि कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में निवास करना, यह स्टेटमेंट सही है। 26 लाख के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करना, यह भी स्टेटमेंट सही है। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान करना, यह जो था इसमें शामिल नहीं था, याद रखना है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में इलाहाबाद में दो महत्वपूर्ण संधियां की, एक अवध के नवाब के साथ जो कि सुजाउद्दौला था और दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। तो युद्ध क्षतिपूर्ति जो था वह शाह आलम द्वितीय से नहीं किया गया था, बल्कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला से किया गया था। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन साहब कह रहा है कि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच क्या हुआ था। तो ये दोनों जो तो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें ये दोनों शर्तें था। ये जो शर्त थोपा गया था कि युद्ध क्षति के रूप में आपको 50 लाख रुपए देने हैं, यह थोपा गया था अवध के नवाब सुजाउद्दौला पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन जो है 3 बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे। किस स्थान पर दूत नहीं भेजा था? तो याद रखना, चीन में यह दूत नहीं भेजा था, जबकि फ्रांस के द्वीप, अफगानिस्तान और अरब, इन सभी में टीपू सुल्तान ने अपना दूत भेजा था। चीन में अपना दूत इसने नहीं भेजा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक एक कर मिलान करते। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, पिछले वाले वीडियो में मतलब वो 11 नंबर टेस्ट सीरीज में हमने डिस्कस किया था कि प्रथम आंग्ल जो मैसूर हुआ था वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था वह मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और चतुर्थ यानी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की इसमें क्या हुई थी? हार हुई थी। ए का क्या हो जाएगा? ए का बी, मतलब 1 का बी, 2 का ए, सी का 3 का डी और 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BADC। BADC किस में है? तो BADC है ऑप्शन सी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना। तो याद रखना है, इसमें पंजाब का जो मुख्य आयुक्त बनाया गया था वो बनाया गया था जॉन लॉरेंस को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन थे। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम जो मराठा शासक थे वो कौन थे? तो होलकर थे। इनकी राजधानी क्या थी होलकर की? तो इंदौर थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 24 नंबर, मिलान करना है आपको 24 नंबर में। अच्छा, मिलान नहीं, यहाँ पर बताना है कि वेबगत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले किसे मिलाया गया था? तो हम लोग इसको देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसे मिलाया गया था, तो याद रखना है कि 1848 में सर्वप्रथम सतारा को मिलाया गया था। यहाँ सतारा तो है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कौन कौन से इसमें मिलाया गया है। तो सतारा को सर्वप्रथम मिलाया गया था जैतपुर और संभलपुर। याद रखना, जैतपुर और संभलपुर को मिलाया गया था कब? तो यह मिलाया गया था 1849 में। ठीक है, 1849 में जैतपुर और संभलपुर को मिलाया गया था। बघाट को मिलाया गया था कब? तो इसे मिलाया गया था 1850 में। कब मिलाया गया था? 1850 ईस्वी में इसे मिलाया गया था। उदयपुर को मिलाया गया था कब? तो 1852 ईस्वी में मिलाया गया था। झांसी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि झांसी को कब मिलाया गया था? 1853 में। नागपुर को कब मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था 1854 में। और मैंने बताया था कि कुशासन का आरोप लगाकर किसे मिलाया गया था वेबगत सिद्धांत के अंतर्गत? वो था अवध। कब मिलाया गया था? तो 1856 में मिलाया गया था अवध को। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा संभलपुर।
जो कोई कब मिलाया गया था इसे, तो इसे मिलाया गया था 1849 में। उसके बाद आ जाएगा बघाट, यानी ए के बाद आ जाएगा बी। उसके बाद आ जाएगा उदयपुर, इसे मिलाया गया था 1853 में। देन क्या आ जाएगा नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि यानडूब की संधि किससे संबंधित है। तो यानडूब की जो संधि है वह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वह कब से कब तक चला था, तो 1824 से 1826 तक यह चला था। और यह किस संधि से समाप्त हुआ था, तो यानडूब की संधि से यह जो था समाप्त हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि गर्वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है। तो गर्वित रिजर्व की जो नीति संबंधित है वह किससे संबंधित है, तो यह लॉर्ड लिटन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है तिलका मांझी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला हथियार उठाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, जो कि जनजातीय विद्रोह और उनके नेता से संबंधित है। मैच कराना है आपको। तो संथाल विद्रोह से कौन संबंधित है, तो जनजातीय विद्रोह में संथाल से संबंधित है तिलका मांझी। पहाड़िया विद्रोह की बात करें तो यह कौन है, तो राजा जगन्नाथ जो है इससे संबंधित है। चुआड़ विद्रोह की बात करें तो दुर्जन सिंह इससे संबंधित है। और भूमिज विद्रोह की बात करें तो गंगा नारायण सिंह इससे संबंधित है। तो 1 का बी हो गया, 2 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा डी, और 4 का क्या हो जाएगा ए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी ए। किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 29 नंबर सवाल हमारा कि तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता था। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें भारतीय रॉबिन हुड कहा जाता था तांतिया भील को, जो कि क्या थे, एक आदिवासी नेता थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो मारिया विद्रोह का जो मुख्य कारण था दोस्तों वह था रीति रिवाज और परंपराओं में हस्तक्षेप। यह जो था मारिया विद्रोह का मुख्य कारण था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर सवाल है हमारा कि महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था। तो महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था, तो वे थे ताना भगत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि एक तरफ है मतलब नेतृत्वकर्ता दिए गए और किस स्थान से इनके द्वारा नेतृत्व किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से कर रहे थे। कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे, तो ये बिहार से कर रहे थे। जनरल बख्त खां कहाँ से कर रहे थे, तो दिल्ली से कर रहे थे। और राय खान बहादुर खां कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। तो नाना साहब का क्या हो जाएगा 1 का सी हो जाएगा, और कुंवर सिंह का क्या हो जाएगा बिहार यानी डी। फिर जनरल बख्त खां दिल्ली यानी ए, और खान बहादुर खां क्या हो जाएगा बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डी ए बी। सी डी ए बी किस ऑप्शन में है, तो यह सी डी ए बी जो आपको देखने को मिलेगा यह ऑप्शन सी में मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह किसने कहा था। तो यह कहा गया था किसके द्वारा, तो यह कहा गया था टी आर होम्स ने। इसने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। किसने, टी आर होम्स ने। विद्रोह की प्रकृति के बारे में ऐसा उन्होंने कहा था। गलत युग्म को पहचानें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है दोस्तों गलत है। आइए पहचानते हैं। तो दिल्ली लेफ्टिनेंट हसन यहाँ से लीड कर रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ से। कानपुर से सर जॉन कॉलिंस कैंपबेल यहाँ से लीड कर रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ से। बनारस से जेम्स आउटरम नहीं थे। बनारस से जो थे वो कौन थे, जेम्स नील थे। कौन थे यहाँ से, जेम्स नील थे, ना कि आउटरम थे। तो यही स्टेटमेंट गलत है। झांसी से लीड कर रहे थे ह्यूरोज, यह बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है किसका है, आइए देखते हैं। तो यह कथन है एस गोपाल का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका। आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो यह थी सावित्री बाई फुले। यह आधुनिक भारत की पहली शिक्षिका थी, महिला स्कूल शिक्षिका थी सावित्री बाई फुले। नेक्स्ट हमारा सवाल है
37 नंबर की भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो भारत स्त्री महामंडल की जो स्थापना की थी वह किनके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था सरला देवी चौधरानी के द्वारा भारत स्त्री महामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है कि किसने नारा गढ़ा एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? तो यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये सब सभी के सभी जो है दोस्तों मोस्ट VVI जो हैं यह सवाल रहने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट हमारा सवाल है 39 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महान बंगाल अकाल, तो बंगाल में सबसे भयंकर जो अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था? तो यह पड़ा था दोस्तों कब पड़ा था? तो 1770 में। चालीसा अकाल कब पड़ा था? तो यह पड़ा था 1782 से 1784 ईस्वी के बीच में। उड़ीसा काल हुआ था 1866 में। और महान भारतीय अकाल दक्षिण भारतीय अकाल कब पड़ा था? तो यह पड़ा था 1876 से 1878 के बीच। राइट आंसर हो जाएगा A, B, C और D। A, B और C और D किस में है? तो यह है ऑप्शन A में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ अकाल आयोग है और इससे आपको मैच कराना है कि किस समय किन्होंने यह अकाल आयोग का गठन किया था। तो अकाल आयोग 1890 की बात करें तो यह गठन किया गया था किसके द्वारा? तो सर MP मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में यह गठन किया गया था। भारतीय अकाल आयोग जो कि 1880 ईस्वी में बना था, किसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन स्ट्रेटजी के अध्यक्षता में यह बना था। उड़ीसा अकाल आयोग का गठन 1886 ईस्वी में किया था, किनके नेतृत्व में? तो याद रखना है जॉर्ज कैंपबेल इसके अध्यक्ष थे। और जांच समिति 1861 कब बना था? तो यह बना था कर्नल बियर्ड स्मिथ के शासनकाल में। राइट आंसर की बात करें तो 1 का क्या हो जाएगा? B, 2 का क्या हो जाएगा? A और 3 का क्या हो जाएगा? D और 4 का हो जाएगा C। तो राइट आंसर हो जाएगा BADC। BADC किस में है? तो BADC किस में है? तो यह ऑप्शन D में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र डैश था जो जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। तो इजी सवाल है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यह जो था यह था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। यह जो था भारत का पहला समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा का, जो जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है चार्ल्स मेडकफ को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। फिर कथन से रिलेटेड सवाल दिया गया है, कथन और कारण से रिलेटेड। आइए एक एक कर हम देखते हैं। पहला कथन है हमारा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर एक कारण है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था, उनकी निंदा की थी। तो इसका कारण भी सही है और इसी कारण इनको जेल भेजा गया था दोस्तों। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। कल भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था जब KGS IAS के प्रैक्टिस सेट नंबर को हम लोग कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट हमारा सवाल है 44 नंबर की वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को कब रद्द किया गया था? तो इसे कब रद्द किया गया था? तो इसे रद्द किया गया था 1881 ईस्वी में। किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है, इन्हें सज्जन रिपन के भी नाम से हम लोग जानते हैं, इनके द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो यह जो कथन दिया गया है यह दिया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट है बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो इस कॉलेज की जो स्थापना किया गया था दोस्तों वो 1791 ईस्वी में किया गया था। एक संस्कृत कॉलेज था जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनके द्वारा निभाया गया था? तो जोनाथन डंकन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। 47 नंबर सवाल है कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनज़र पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपरोक्त वक्तव्य का स्रोत है। तो इसका जो स्रोत है वह है लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र, जो कि कब
आया था 1835 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है हमारा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम आया था वो कब आया था? तो 1904 में आया था। हंटर शिक्षा आयोग, तो हंटर शिक्षा आयोग कब गठित किया गया था? तो यह गठित किया गया था हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब आया था? तो यह आया था 1854 ईस्वी में। और सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, हम लोग पहले भी सब सवाल को देख चुके हैं KGS के प्रैक्टिस सेट में, तो यह हुआ था 1917 से 1919 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा 1, बी का क्या हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 49 नंबर सवाल की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। आइए देखते हैं। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया, तो यह बिल्कुल सही है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 में हुई, तो यही हमारा स्टेटमेंट गलत है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था, न कि 1919 ईस्वी में। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा है कि 1925 ईस्वी में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। सन 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी थी, तो यह स्टेटमेंट भी हमारा सही दिया गया है। 2 को छोड़ाकर तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है 50 नंबर सवाल हमारा कि शिक्षा से संबंधित हॉटेक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो हॉटेक समिति की स्थापना किया गया था 1929 ईस्वी में। याद रखना है, आपसे पूछ भी सकता है कि हॉटेक जो समिति था वह किससे संबंधित था? तो शिक्षा से यह संबंधित था। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। कौन कौन इसके गठन में शामिल थे? तो याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग जो थे इसमें शामिल थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका पहला आयोजन जो हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और बात करें कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन 2 पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था? अच्छा सवाल है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था, उसमें जो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठन कौन कौन से शामिल थे? तो इसमें शामिल था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तथा जमींदार एसोसिएशन। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 ईस्वी में वीर राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। तो याद रखना है, यहाँ ये तो दिया गया है सही, लेकिन डेट यहाँ पर गलत है। 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था राघवाचार्य के द्वारा, बी सुब्रमण्यम के द्वारा और आनंद चार्लू के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर कि मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना तथा उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु करना था जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस उद्देश्य से ही मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी थे। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो याद रखना है, यह किस भाषा के साहित्यकार थे? तो असमिया भाषा के ये साहित्यकार थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। समय वायसराय कौन थे? तो इजी सवाल है। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उस समय वायसराय थे। 57 नंबर हमारा सवाल है, कथन और कारण से रिलेटेड यहाँ पर सवाल दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं।
कथन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों का क्रियान्वित किया। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने संवैधानिक दायरे में रहकर सुधारों की क्या की थी, मांग की थी। कारण इसका है कि उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है। तो यह भी कारण सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है हमारा 58 नंबर की, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कई बार बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। तो यह कथन है किसका? लॉर्ड कर्जन का जो है, लॉर्ड कर्जन का यह कथन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 59 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना वर्ष डैश में लंदन में की गई थी। तो ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी कादम्बिनी गांगुली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 ईस्वी में प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था, याद रखना है, तथा इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। इस प्रकार कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनी थी। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल 61 नंबर, आइए देखते हैं। सवाल है हमारा, कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे, और कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना, यह जो था प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। क्या कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में आयोजित किया गया था के अध्यक्ष और सचिव कौन थे? अध्यक्ष और सचिव पूछा जा रहा है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1885 ईस्वी में हुआ था बम्बई में। और सचिव कौन थे? तो अध्यक्षता थे उमेश चंद्र बनर्जी, और जो थे अध्यक्षता की थी उमेश चंद्र बनर्जी ने, और सचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम जो थे इसके सचिव थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं? तो उग्र राष्ट्रवाद के जो है सभी कारण माने जा सकते हैं, यानी बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष, उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, और वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, ये जो हैं भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण माने जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में आपको सजाना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर। कब हुआ था? तो यह हुआ था 1896 में। फिर आ जाएगा क्या हमारा बोअर का युद्ध। बोअर युद्ध कब हुआ था? तो बोअर युद्ध हुआ था कब से कब तक हुआ था? यह चला था तो 1899 से 1902 तक यह चला था दोस्तों। फिर है जापान द्वारा रूस की विजय। जापान द्वारा रूस की विजय कब हुआ था? तो यह हुआ था 1905 में। राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो 3, 1, 2 किस में? तो यह है ऑप्शन सी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 68 नंबर सवाल हमारा कि कौन सा जो है बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुआ था?
तो पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश में निर्वासित कर देना, यह इनके समय में घटित नहीं हुआ था। यह जो घटना हुआ था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। फिर एक शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन कर उसे पुनः नए रूप से लागू करना, यह हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था इनके समय में, बिल्कुल सही, हम लोग देख भी चुके हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर देना, यह भी इनके शासनकाल में नहीं हुआ था। कौन सा नहीं हुआ था? तो ये इनके शासनकाल में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। वो 2 प्रस्ताव कौन कौन से हैं? उक्त वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये केवल आपसे सवाल पूछा गया। तो 2 प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया। पहला प्रस्ताव हमारा क्या था? कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना, ये हो गया। बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना, ये 2 प्रस्ताव था। अब बोल रहा कि उक्त जो अधिवेशन हुआ था यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था बनारस में। जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 70 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो दिल्ली से कौन नेतृत्व, बंगाल विभाजन के विरोध में दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहे थे? ये सवाल पूछा गया। तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे कौन? तो ये कर रहे थे सैयद हैदर रजा। पंजाब से कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह। पूना तथा बॉम्बे से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो पूना तथा बॉम्बे से नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। और मद्रास से कौन कर रहे थे? तो चिदम्बरम पिल्लई जो थे यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे बंग भंग विरोधी आंदोलन का। राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 किस में? तो 4321 कहाँ पर दिख रहा है? तो ये ऑप्शन बी में दिख रहा है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? तो यह था 22वां अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? तो यह हुआ था 1906 में। जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? जिसकी अध्यक्षता किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ पर यह हुआ था? तो यह जो अधिवेशन है यह हुआ था कलकत्ता में। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था? तो स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किया गया था उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा। और यह कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था तमिलनाडु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्रधानाचार्य क्रमशः कौन बनाए गए थे? ये सवाल पूछा गया और अच्छा सवाल है। तो इस कॉलेज के जो है प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो रास बिहारी घोष बनाए गए थे। और जो प्रथम प्रधानाचार्य बने थे वो कौन बने थे? तो अरविंद घोष बने थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो की गई थी दोस्तों वह किया गया था कब? तो यह किया गया था 1907 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुआ था? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो श्याम जी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। बिल्कुल सही है। कब किया गया था? तो यह किया गया था 1905 में, याद रखना है। फिर है हमारा खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, यह कब किया गया था? यह किया गया था 1908 में। फिर युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था। तो यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1906 में किया गया था। फिर है कि अनंत कन्हेड़े द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1909 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2 और देन क्या आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1324। 1324 किस में? तो 1324 है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर अगर सवाल की बात करें तो हमारा सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने वर्ष डैश में भारत रक्षा अधिनियम बनाया। तो भारत ने रक्षा अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था
1915 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है इसका गठन किया गया था, याद रखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो ये पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो के PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कथन तथ्यात्मक रूप से कौन सा सही है ये आपको पहचानना है। तो 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया था, तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। यह घटना जो है कलकत्ता में घटित हुई थी, बिल्कुल नहीं। यह जो घटना है दिल्ली में घटित हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में यह घटित हुआ था, न कि कलकत्ता में। इस घटना में रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सान्याल की मुख्य भूमिका थी, तो यह बिल्कुल सही है कि इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त थे वो रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सान्याल थे। फिर है कि इस घटना के आरोपियों पर अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था, तो याद रखना है अलीपुर नहीं बल्कि दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 ही केवल सही हैं, जो कि कुछ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था अजीत सिंह के द्वारा। भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का जो प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। कहाँ पर किया गया था? तो 1916 ईस्वी में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। और अगर हम बात करें कि इससे पूर्व बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किया था, कब? तो अप्रैल 1916 में इनके द्वारा भी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। दोस्तों एनी बेसेंट से रिलेटेड 2 चीज़ महत्वपूर्ण पूछा जाता है, एक तो ये हो गया और भी पूछा जाता है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक जो पुस्तक है या पत्रिका आप कह सकते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है एनी बेसेंट के द्वारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर की कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, बिल्कुल सही है। सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने का क्या था? इसमें डर महसूस हो रहा था, तो यह भी कारण सही है। और कथन जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में निम्न में से क्या सही है? कौन सा सही है ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, बिल्कुल सही है। भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग ज़्यादा थी, बिल्कुल ये भी सही है। यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज की होड़ भी लगी हुई थी, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली की गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? अच्छा सवाल है। तो याद रखना है कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो यह बैठा था सिकंदर लोधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर यह पहुंचा था। और जब अंग्रेज आया था, मतलब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय शासक कौन था? तो याद रखना अकबर था। डच जब आए थे 1602 ईस्वी में, ठीक है, तो जब डच कंपनी की स्थापना हुआ था तो उस समय कौन था? तो उस समय भी अकबर था। डेनिश के समय जहांगीर था। फ्रांसीसी के समय कौन था? तो यह था औरंगजेब। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियड के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसमें सम्मिलित क्या नहीं था? तो 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट, यह इसमें शामिल था। बम्बई में कंपनी के सिक्कों को वैध किया गया, यह भी इसमें शामिल था। 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को दिया गया, यह भी इसमें शामिल था। कौन सा शामिल नहीं था? कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट दी गई, यह जो था इसमें शामिल नहीं था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गलत मिलान का चयन कीजिए कि कौन सा मिलान इसमें गलत दिया गया है। आइए देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था
प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। एक्सला सापेल की संधि कब से कब तक चला था प्रथम कर्नाटक युद्ध? तो याद रखना 1746 में स्टार्ट हुआ था और 1748 तक यह चला था। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ था, अगर हम बात करें तो यह चला था 1749 में स्टार्ट हुआ था और यह चला था 1754 ईस्वी तक। और ये जो संधि है और यह जो था किसके मतलब किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था, न कि मद्रास की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो यह कब से कब तक चला था? तो यह 1756 से 1763 ईस्वी तक यह चला था। और यह किस संधि से समाप्त हुआ था? तो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तो इसमें केवल 2 स्टेटमेंट, दूसरा जो दिया गया है मिलान, वह बिल्कुल गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है मिलान करना। एक तरफ शासक दिया गया, दूसरी तरफ क्या दिया गया? उपनाम दिया गया। तो अगर हम बात करें बहादुर शाह प्रथम को, तो बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है साहे बेखबर। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? तो जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। रफ़ी उद्दौला को क्या कहा जाता है? तो रफ़ी उद्दौला को कहा जाता है शाहजहां द्वितीय। और मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? तो इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान में रखना है। ए का क्या हो जाएगा? 4, बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4213। 4213 किस में है? तो 4213 जो है यह ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित कर दिया था? तो अंतिम रूप से जो जजिया कर प्रतिबंधित किया गया था वह किया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि गलत मिलान का चयन करना कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत मिलान है। आइए देखते हैं हम लोग। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही है। अवध में सादत खां थे, बिल्कुल यह सही है। हैदराबाद में कुली कुतुब शाह जो थे ये थे, तो ये गलत है। हैदराबाद में कौन थे? तो हैदराबाद में चिनकिलिच खां के द्वारा स्थापना किया गया था हैदराबाद का। और कर्नाटक की बात करें तो सादतुल्ला खां थे, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है यहाँ पर गलत है। बंगाल मुर्शिद कुली खां बिल्कुल सही है। अवध सादत खां और कर्नाटक सादुतुल्ला खां यह सही है। हैदराबाद में कौन थे? तो याद रखना चिनकिलिच खां थे। नेक्स्ट है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का जो अंतिम नवाब था वह मुबारक उद्दौला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो पटना हत्याकांड जो घटित हुआ था वह 1763 ईस्वी में घटित हुआ था। मीर कासिम के नेतृत्व में पटना पर 1763 ईस्वी में अंग्रेज एजेंट एलिस ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। मीर कासिम ने सूचना मिलने के बाद पटना पर अभियान कर पुनः अधिकार कर लिया, एलिस की हत्या कर दी। इस घटना को क्या कहा जाता है? पटना हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट है शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में क्या गलत है? आइए देखते हैं। तो 1659 ईस्वी में अफजल खां की हत्या इनके द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। 1664 ईस्वी में प्रथम सूरत विजय किया गया था इनके द्वारा, यह भी सही है। पुरंदर की जो संधि हुआ था वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1665 ईस्वी में, यह भी स्टेटमेंट सही है। 1676 में शिवाजी महाराज की मृत्यु थी, यह स्टेटमेंट गलत है। कब इनकी मृत्यु हुई थी ये आपसे सवाल पूछा गया, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में हुआ था, ना कि 1676 ईस्वी में। यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट है कि घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो घेरे की नीति रिंग फेंस की नीति से कहा जाता है, तो यह संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है सहायक संधि के बारे में। आइए एक एक कर हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि सहायक संधि पर सर्वप्रथम कौन हस्ताक्षर किया था? तो 1798 में। याद रखना है कि 1798 में जो है हैदराबाद सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। 1799 में किसने किया था? तो 1799 में किया था किसने? यह किया था मैसूर ने 1799 ईस्वी में किया था। फिर तंजौर ने कब किया था? तो यह तंजौर भी जो था वो 1799 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, मैसूर और तंजौर ने। फिर है पेशवाओं ने कब किया था? तो यह किया था 1802 में। फिर है हमारा क्या अवध ने कब किया था? तो अवध ने 1801 में किया था। फिर गायकवाड़ ने कब किया था? तो 1803 में किया था। और सिंधिया ने कब किया था? तो ये भी 1803 में किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मतलब सभी ने जो है
सहायक संधि पर यहाँ पर जितना भी दिया गया 1 2 3 4 मतलब 6 जो यहाँ पर राज्यों के नाम दिए गए वह बिल्कुल सही दिए गए हैं। मतलब राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन सा किया था। सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा मैसूर, उसके बाद 99 में ही तंजौर भी किया था, लेकिन सबसे पहले किया था मैसूर, उसके बाद तंजौर ने किया था तो 2। उसके बाद किसने किया था तो अवध कब किया था अवध ने, तो अवध ने किया था 1801 में, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद किसने किया था तो उसके बाद किया था 3 ने पेशवा ने कब किया था 1802 में। फिर उसके बाद किया था सिंधिया ने कब 1803 में। देन उसके बाद गायकवाड़ ने भी 1803 में ही किया था, लेकिन सबसे पहले किसने किया था सिंधिया ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था तो वह था हैदराबाद। कब किया था इसने तो 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। कि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार का हिस्सा 1/10 निर्धारित किया गया था, क्या यह सही है। तो इसमें जमींदार का जो हिस्सा है वो कितना निर्धारित किया गया था तो 1/11 निर्धारित किया गया था, न कि 1/10। गलत हो गया। महलबारी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था, तो यह स्टेटमेंट सही है कि महलबारी व्यवस्था में क्या होता था किसानों पर जो था जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। कहाँ पर किस क्षेत्र में तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कब 1793 ईस्वी में, याद रखेंगे। रैयतवाड़ी की बंदोबस्त की बात करें तो लागू करने वाला कौन था तो कर्नल रीड और मुनरो से लागू किया था। कब तो 1792 और 1820 ईस्वी में। क्षेत्र कौन कौन सा था तो मद्रास, बम्बई और असम का क्षेत्र, मतलब 51% भूभाग पर यह जो था लागू था। फिर है महलबारी व्यवस्था, तो हॉल्ट मैकेंजी एवं मार्टिन बट के द्वारा इसे लागू किया गया था महलबारी बंदोबस्त को। कब तो 1819 ईस्वी में। कहाँ पर लागू किया गया था तो पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी यूपी में यह लागू किया गया था लगभग 30% भूभाग पर। और ज़मीन पर किसानों का क्या था इस पर मालिकाना हक था। तो ये मैंने पूरा डिटेल कर दिया, बाकी डिटेल आप PDF में देख लेंगे। नेक्स्ट है कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न में से क्या कारण थे। तो क्या कारण था इसका तो यूरोपीय उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति। यह था कृषि के वाणिज्यीकरण का कारण। आधुनिक व तेज़ी से चलने वाले जहाज़ों के निर्माण के लिए, भू राजस्व प्रणाली के लिए और अमेरिकी गृह युद्ध के लिए, ये सभी के सभी जो कारण थे कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए उत्तरदायी थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। कल भी ये सवाल आया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुआ था तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। सलीमुल्लाह खां को इसका संस्थापक माना जाता है। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें क्या हुआ था गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस जो है 2 पार्टों में विभाजित हो गया था। तो इसकी अध्यक्षता की थी कहाँ किसने की थी तो रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। इजी सवाल है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया तो नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था तो 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था। उस समय जो थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक भारत का वायसराय था, याद रखना। नेटिव मैरिज एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो था भारत का वायसराय था। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो इंडियन लीग की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुआ था तो याद रखना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी दोस्तों। और पूछा था कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक और स्वामी कौन थे तो यही थे शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है कि काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया। इस बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे तो इस बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो इस बचाव समिति के अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारी कोठी किसने स्थापित किया था तो पटना में सर्वप्रथम व्यवस्थित व्यापारी कोठी की स्थापना डचों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था इसकी स्थापना डच के द्वारा तो यह किया गया था 1632 ईस्वी में। 2 बार ये सवाल BPSC के द्वारा पूछा गया है कि डचों ने पटना में मतलब बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था और कब तो याद रखना 1632 ईस्वी में पटना में
स्थापित इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारे सवाल कि लोटा विद्रोह, मतलब मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष किया गया था? तो लोटा विद्रोह किया गया था, कब किया गया था? तो 1856 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन प्रारंभ हुआ? तो 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ था बिहार में 12 जून 1857 को। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देवघर जिले के रोहनी गांव में 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था 12 जून 1857 को। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे, याद रखेंगे। निम्न में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? तो कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि 52वां जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो 52वां अधिवेशन हुआ था वो बिहार में नहीं हुआ था। 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना में। अध्यक्ष कौन थे? RN मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 37वां जो हुआ था वो हुआ था 1922 में, गया में हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। 54वां जो अधिवेशन हुआ था 1940 में, जो कि उस समय मतलब अब तो झारखंड हो चुका है, मतलब रामगढ़ में हुआ था, अब झारखंड में, पहले बिहार में ही था। उस समय अध्यक्ष कौन थे उसके? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 52वां अधिवेशन जो है शासनकाल में नहीं हुआ है, मतलब बिहार में नहीं हुआ, शासनकाल बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? अच्छा सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बिहार के एक भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होते। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है 107 नंबर कि मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुआ था? मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था वह घटित हुआ था 30 अप्रैल 1908 को। किसने यह कांड किया था? तो खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और खुद्दीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में जो है 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको क्या कर दिया गया था? फांसी दिया गया था। फिर है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1784 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर, ये भी याद रखना, जॉन गॉस्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है बिहार में होने वाले जनजातीय आंदोलन में गलत मिलान का चयन करना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है? तो पहाड़िया विद्रोह हुआ था कब? 1778 में, बिल्कुल सही है। हो विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था? तो 1880 से 21 तक चला था। संताल विद्रोह सभी को मालूम होगा, सिंधु कान्हू चांद और भैरव ने नेतृत्व किया था इसका, और कब से कब तक चला था? 1855 से 56। सरदारी जो विद्रोह हुआ था 1858 से 95 तक ये चला था, न कि 1833 से 55 तक। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। 110 नंबर सवाल कि वीर कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ी? पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कैप्टन ली ग्रांट के खिलाफ लड़ा गया था। इनका आखिरी युद्ध था वीर कुंवर सिंह का। तो 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा सवाल 111 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। तो विवाद से विश्वास योजना RBI द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड जो है सवाल आ चुका है। तो याद रखना है यह केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया, न कि RBI के द्वारा किया गया। तो यह तो स्टेटमेंट गलत है। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया। तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि लोसड़, जिसे तमु लोसड़ के भी नाम से जाना जाता है, त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो लोसड़ जो फेस्टिवल है कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों नेपाल में।
और यह जो है दिसंबर या जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या, करंट से रिलेटेड सवाल है। तो इसका थीम है क्या, विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। यह है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम। और इसका आयोजन जो है 8 से 10 जनवरी 2025 को कहाँ पर किया गया था, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और इसका थीम क्या था, तो विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। नेक्स्ट है कि शहीद माथो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से। 15 नंबर सवाल है कि नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का पहचान करना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM है, बिल्कुल यह सही है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा किया गया, यह भी स्टेटमेंट सही है। गलत पूछा जा रहा है तो कोई भी गलत नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। तो यह फरवरी 2024 को प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, तो यह स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों 1 करोड़ घरों को बिजली उपलब्ध कराना है, न कि 2 करोड़ घरों को। नेक्स्ट है हमारा कि इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। सरकारी योजना जो है, सरकारी बिजली खर्च में सालाना 75,000 करोड़ रुपए की कमी करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और सब्सिडी की बात करें तो अगर आप 2 किलोवाट सिस्टम लगाते हैं तो आपको 60,000 का सब्सिडी दिया जाएगा। 3 किलोवाट अगर सिस्टम लगाते हैं तो 78,000 का इसमें आपको सब्सिडी देखने को मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो यह प्रकाशित किया गया था इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है। असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो याद रखना है कि अनुसंधान के लिए, यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ, अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, कौन सा देश इसमें जो है शामिल नहीं है, यह सवाल पूछा गया। तो याद रखना है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है, जबकि फ्रांस, जर्मनी, इटली इसमें जो है शामिल हैं। नेक्स्ट है एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है, तो याद रखेंगे यह उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है, एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024। नेक्स्ट है मिलान करना आयोजन और राज्य। गुणोत्सव, तो गुणोत्सव की बात करें तो गुणोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो यह मनाया गया है असम में। फिर बात करें कि गान नगाई उत्सव, तो यह मनाया गया कहाँ पर, तो यह मनाया गया है मणिपुर राज्य से संबंधित है। पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। और सुभद्रा योजना कहाँ पर हुआ था, तो यह किस राज्य में हुआ था, किस राज्य में लाया गया था, तो यह उड़ीसा राज्य में लाया गया था। तो ए का क्या हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। 122 नंबर है कि भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का जो शुभारंभ किया गया था दोस्तों, आपको याद रखना है यह किया गया था सिक्किम में। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, सभी को मालूम होगा। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे इंडोनेशिया के जो थे वो राष्ट्रपति इसके मुख्य अतिथि थे। इनका नाम है प्रबोतो सुबियांतो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय शहर निम्न में से कौन से हैं, तो भारतीय शहर इसमें से कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें है इंदौर, और कौन सा है उदयपुर है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारा सवाल 125 नंबर हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पिग बुंचडिंग स्कैम का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका जो संबंध है दोस्तों, अच्छा ये सवाल है, ये इसका जो संबंध है वह साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है, पिग बुंचडिंग स्कैम। नेक्स्ट है कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजातीय समुदाय कौन सी है, ये भी अच्छा सवाल है। तो यह जनजातीय समुदाय कौन सा है, तो यह है कोंडा रेड्डी और इनकी जो मातृभाषा वह तेलुगु है। ये पितृसत्तात्मक परिवार के होते हैं कोंडा रेड्डी जनजाति। और लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने वाला जो है यह पहला जनजाति है, याद रखेंगे। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी एवं जीवीए वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है, बिल्कुल सही है। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। और क्या है कि विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत 6वें स्थान पर है, यह भी स्टेटमेंट इसमें सही है। राइट आंसर की बात करें, एक मिनट दोस्तों, राइट स्टेटमेंट की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में है। तो माउंट ईबू जो ज्वालामुखी है वह किस देश में है, तो यह है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है कि हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 195 देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा है, जापान है। तो प्रथम स्थान पर इसमें जापान नहीं है बल्कि कौन सा है, तो यह है सिंगापुर। कौन सा है, तो यह है सिंगापुर, न कि जापान। भारत का स्थान जो है 86वां है, तो इसमें भारत का जो स्थान है वह 85वां है, न कि 86वां है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट है भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया गया है जितेंद्र पाल सिंह को, इजराइल में अगला राजदूत। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है। तो विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम है, प्रत्येक वर्ष जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाने वाला विश्व हिंदी दिवस हिंदी को एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत वाली वैश्विक रूप से प्रभावशाली भाषा के रूप में बढ़ावा देता है। और इसका थीम जो क्या है इस बार, तो एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, इस बार जो है इसका थीम है, यानी विश्व हिंदी दिवस 2025 का। नेक्स्ट नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। तो उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, बिल्कुल सही है। बिहार तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल गलत है। बिहार इस सूचकांक में जो है 13वें स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है यह बिहार के लिए, 17th बीपीएससी के लिए, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही होगा। उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया। तो इसमें बिहार के 10 शहरों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ये 10 शहर कौन कौन से हैं, याद रखेंगे। सहरसा है, बीरपुर जो कि सुपौल में है वह शामिल है, भागलपुर है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर है, वाल्मीकि नगर है जो कि पश्चिमी चंपारण में, रक्सौल है, राजगीर है, मधुबनी और छपरा है। दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर-25 राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। राइट आंसर इसकी बात करें तो यह किस जिले के रहने वाले हैं, तो यह मुंगेर जिले के रहने वाले हैं चंदन। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत दिया गया है। आइए देखते हैं। बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 66,628 रुपये हो गया, बिल्कुल सही है। और याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितना है, तो ये 36,303 रुपया है, यह 333 रुपये है, यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। बिहार का विकास दर जो है कितना है, तो 14.47% यानी प्रतिशत हो गई है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। चौथा है हमारा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कारण 3 सेक्टरों में द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला है, तो द्वितीयक क्षेत्र में नहीं देखने को मिला, यह स्टेटमेंट इसमें जो है गलत दिया गया है।
सर्वाधिक जो वृद्धि देखने को मिला है वह तृतीयक सेक्टर में देखने को मिला है और ये वृद्धि कितना है तो 16.89%। हालांकि मैं बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से लेकर एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं सब कवर करा दूंगा, बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल जो भी होंगे। बिहार सरकार द्वारा पटना एट द रेट ऑफ 3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 2027 तक। DISE रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 139 नंबर सवाल की हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना यह बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है, राइट आंसर हो जाएगा 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने 140 महत्वपूर्ण सवालों को देखा, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवालों को देखा, बिहार जीके जीएस से रिलेटेड सवालों को देखा और साथ ही साथ करंट अफेयर से रिलेटेड जो सवाल थे उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। जो लोग चैनल से हमारी पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।